हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम जो ये एनसीईआरटी इस समय कर रहे हैं ये आप भी कर रहे होगे। क्लास 6 की हमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है। कक्षा 6 की सारी जितने भी चैप्टर है वो सब पढ़ लिया है। क्लास 7 की एनसीईआरटी हम इसमें पढ़ रहे हैं और क्लास 7 की एनसीईआरटी में हमने पिछले 5 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ उसके मैं एमसीक्यूज़ भी लेके आता हूँ। और वो एमसीक्यूज़ ऐसे लाता हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टेट की, पेट की, नेट की या रेलवे की, बैंक की, एसएससी की या पीसीएस की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा भरोसा करिए, मेरा यकीन मानिए, वो आप क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट तौर पर आप अपने एग्जाम में देखने को पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना। मैं जो एमसीक्यू लेकर आता हूँ वो ऐसे एमसीक्यू लेकर आता हूँ, मैं दावा करता हूँ आपको पूरे यूट्यूब में वैसे एमसीक्यू कोई नहीं कराएगा एनसीईआरटी की। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवाता हूँ, इसलिए उसको अच्छे से एग्जाम वाले क्वेश्चंस मान करके अच्छे से करिएगा। और हमारे साथ साथ ये पूरी एनसीईआरटी एक बार भाई पढ़ लो, बार बार का इसका पंगा ही खत्म कर दो, क्योंकि बार बार यही होता है ना कि हमने एनसीईआरटी नहीं कवर करी, एनसीईआरटी नहीं कवर करी। और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये एनसीईआरटी के बुक्स से कोई भी सब्जेक्ट की बुक हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। आप समझ नहीं पाते हो बस, और जब आपको लगता है ना अरे अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कभी कभी वो क्वेश्चन जो आपको आता नहीं वो क्वेश्चन हो सकता है कक्षा 6 की ही एनसीईआरटी से हो। यकीन ना मानना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालना, उसमें देखना पीसीएस तक में आए हुए क्वेश्चन कक्षा 6 की एनसीईआरटी से आए भाई। तो बिल्कुल इसको हल्के में मत लेना, इसीलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और इसके बाद मैं एमसीक्यूज भी लेकर आता हूँ जो आपको सॉल्व करना है भाई। क्योंकि अगर कंपटीशन में, अगर एग्जाम में आपको सबसे बेहतर तौर पर और सबसे अलग हटके तैयारी करनी है ना, क्रैक करना है, तो आपको कुछ अलग करना होगा, कुछ बेहतर करना होगा। अलग और बेहतर करने के लिए हमारे साथ आ जाइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना। इसमें पैसा नहीं जाता है, बस आपको थोड़ा सा ये अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं। कोई सुझाव हो, कोई मुझसे बात करनी हो या कुछ पूछना हो, बताना हो, उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और हमसे पर्सनल बात करनी हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम खुला हुआ है, समय पर पीसीएस अकेडमी इसी नाम से सर्च करिएगा, चैनल आ जाएगा, उसमें आप अपनी बात कहिएगा। या मुझे पर्सनल मैसेज करना हो तो रोहन वाजपेयी सर्च करिएगा, वहाँ हम आ जाएंगे। आप हमसे बात करिएगा, अपने सुझाव, अपनी बातों को हमसे करिएगा। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो रही हो तो भी मुझसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी अभी हम कर रहे हैं। तो क्लास 7 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में हम आ चुके हैं, नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई यात्री एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। कह रहा कि जो मध्यकाल के नगर होते थे, मध्यकाल यानी मध्यकाल कब, जब सल्तनत काल था, मुगल काल था, उस काल में अगर कोई यात्री आता होगा, विदेशी आता होगा, बाहर से किसी और देश से लोग आते होंगे, तो क्या उम्मीद रखते होंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो नगर किस प्रकार का था। क्या वो एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र था, या एक वाणिज्यिक शहर है, एक पत्तन यानी कि बंदरगाह, एक पत्तन नगर, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थी। कह रहे हैं कि बहुत से नगर ऐसे थे जो बहुत सारे कार्य उसी नगर में होते थे। जैसे वाणिज्य व्यापार भी होता था, मंदिर नगर था यानी कि मंदिरों से मंदिर के क्रियाकलाप भी वहाँ पर होते थे, प्रशासन भी उसी शहर से होता था, शिल्प भी उसी शहर में होता था। तो ऐसे बहुत से नगर उस समय मध्यकाल में पाए गए हैं। जैसे कि ये मानचित्र 1 में मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र बताए गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है ना, इधर पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, सोमनाथ, सूरत, बम्बई, बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, दिख रहा है ना ये सारे। तो ये क्या है, ये वो नगर दिखाए गए हैं जो प्रमुख केंद्र हैं किसके, व्यापार और शिल्पकारी शिल्पों के उत्पादन के। साउथ में देख लो, उरैयूर, तंजावुर, मदुरै, कांचीपुरम, तिरुपति, मद्रास, दिखा ना। तो ये सारे प्रमुख नगर हैं जो हमें बताए गए हैं। आगे आ जाते हैं, क्या कहता है, प्रशासनिक केंद्र के बारे में बात करता है। प्रशासनिक केंद्र
अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। हम जब चैप्टर 2 पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे से बताया था ना चोल वंश के बारे में। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, उसकी यात्रा पर चले। कहना कि चलो अब हम इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अब हम 1000 साल पहले जो चोल काल था, चोल काल कहाँ था, हमने पढ़ाया था इधर चेर था, इधर चोल था और इधर पांड्य थे। तो ये जो चोल काल था जो कि बहुत प्रभावशाली राज्य था, और धीरे धीरे करके हमने देखा था चोल साम्राज्य बहुत बढ़ गया था। भारत के बाहर भी इन्होंने अपना शासन फैला लिया था। तो कह रहा है चलो अब हम उसी की एक काल्पनिक यात्रा करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम उस काल में वहाँ की यात्रा कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी कहाँ थी, यही साउथ में थी, इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज चोल ने बनवाया था, जो कि बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। जो नगर के वास्तुकार कौन है, यानी आर्किटेक्ट कौन है नगर के? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवाया था। उसने क्या किया था? अपने नाम को मंदिर की दीवार पर लिखवा दिया था। मंदिर के भीतर एक विशाल यानी कि बहुत बड़ी शिवलिंग स्थापित है। कौन से मंदिर में? राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि एक चोल राजा थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं। किस नगर की बात कर रहा है? चोलों की राजधानी तंजावुर की बात कर रहा है, जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों यानी जो उनके नीचे काम करते हैं उनके लिए आदेश जारी करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। यानी नगर में अनाज भी मिलता था, मसाले भी मिलते थे। मसाले कौन से मसाले? मसाले आपके ये सारे मसाले नहीं जो कि जिनके दिखाते हैं कि दाने दाने में केसर कदम, ये वाले मसाले नहीं भाई। मसाले यानी कि आपके जो गरम मसाले हैं, जैसे काली मिर्च है, ये सब मसालों की बात कर रहे हैं। कपड़े हैं, आभूषण हैं, इन सब की वहाँ पर उस शहर में बिक्री भी होती थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। नगर में पानी कैसे पहुंचाया जाता था? कुओं से और तालाबों से। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। कौन तैयार कर रहा है? जो तंजावुर और उसके आसपास के नगर, जो जैसे उरैयूर के जो सालीय बुनकर है, सालीय बुनकर ये लिखा है ना, सालीय बुनकर, वो ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक, यानी कह रहा है कि जो नगर है ठीक ठाक वहाँ पर बिजनेस होता है, ठीक ठाक वहाँ उत्पादन इकाइयाँ स्थापित हैं। तो वो नगर ना बहुत ही एक औद्योगिक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र क्या है? तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। हमने पढ़ा था ना ऊपर कि जब बाहर से कोई आया तो देखना होता है कि क्या वो मंदिर नगर तो नहीं है। देखो ये क्या वह एक मंदिर नगर था या प्रशासनिक केंद्र था? तो कह रहा है जो तंजावुर है वो एक मंदिर नगर का उदाहरण है। मंदिर नगर कौन होता है? मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है? नगरों के विकास की प्रक्रिया। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आज भी आपके जो मंदिर होते हैं ना, वो अर्थव्यवस्था के लिए भी यानी आपकी इकोनॉमी के लिए भी और आपके सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र। इकोनॉमी के लिए कैसे? भाई मंदिर है, उस मंदिर के लिए कोई फूलों की माला बना रहा है, माला बनाने के लिए फूल आएंगे, फूलों के लिए उसके लिए खेती होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार दिया जा रहा है। कोई दीपक बना रहा है, कोई मिट्टी का दिया बना रहा है, कोई घंटी बना रहा है, कोई उनके लिए कपड़े बना रहा है।
कोई वहाँ के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई दूध दे रहा है। तो ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तो कह रहा है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। सामाजिक तौर पर कैसे, कि हम आज भी देखते हैं कि समाज में अगर हमारे कोई नैतिकता, कोई वैल्यूज़ अगर पहुंचानी है तो हम धर्म के माध्यम से पहुंचाते हैं। धर्म का केंद्र क्या है, मंदिर है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भव्य भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान होते थे, विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। जो मंदिर थे, मंदिरों को भूमि दी जाती थी और जो धन है, पैसे हैं, दान दक्षिणा में दिए जाते थे। और जो मंदिर की आय है उससे क्या होता था, धार्मिक अनुष्ठान होता था, विधि विधान से होता था। तीर्थ यात्रियों यानी कि जो टूरिस्ट होते थे तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे, त्योहार मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा किया करते थे, जैसे आज भी होता है मंदिरों में। ठीक, अगला देखते हैं। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और एवं साहूकारी में लगाते थे। जो मंदिर की देखरेख करते थे, मंदिर का मैनेजमेंट संभालते थे, वो क्या करते थे, ये धन को जो मंदिर में आता है उसको व्यापार और साहूकारी यानी किसी को लोन देने में लगाते थे। शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए। अब जो मंदिर की चीज़ें हैं, मंदिर के में जो आपूर्ति कर रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है, कोई दूध पहुंचा रहा है, कोई माला पहुंचा रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, ये सब कोई दर्शनार्थी है, कोई तीर्थयात्री है, ये धीरे धीरे क्या करते रहे, कोई शिल्पी है, व्यापारी, ये धीरे धीरे मंदिर के आसपास ही बसते गए। क्यों? क्योंकि मंदिर से उनकी व्यापार जुड़ा हुआ था। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हो गया। मंदिर है, अब मान लीजिए ये मंदिर बना दिया किसी जगह पर, ठीक। अब इस मंदिर में कोई माला दे रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई दूध पहुंचा रहा है, कोई पूजन सामग्री पहुंचा रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये जो लोग थे धीरे धीरे यहीं आसपास के बसते चले गए। अब जब मंदिर के आसपास ये लोग बसते चले गए तो धीरे धीरे नगर बस गया और इसी को क्या कहा गया, मंदिर नगर। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव यानी कि अनेक नगर बन गए। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन यानी भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ यानी सोमनाथ या और विदिशा या भीलसा जो नगर है वो कैसे बसे, पहले मंदिर बना, उसके आसपास वहाँ पर आपूर्ति करने वाले लोगों ने अपने घर बना लिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर हैं जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति यहाँ बालाजी हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन है ना, और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। कैसे नगर, जो धीरे धीरे ऐसे तीर्थ स्थल जो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। अजमेर जो कि राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था अजमेर। चौहान जो राजवंश था उसकी राजधानी क्या था, अजमेर था। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वो सूबा बन गया, सूबा यानी सूबे का मुख्यालय बन गया अजमेर मुगलों के शासन में। ये नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे आकर के। और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी लोग सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, एक सूफी संत थे। इनके आज भी देखते हैं ना कि इनकी दरगाह पे बहुत लोग जाया करते हैं। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर भी है, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहते हैं। और यहीं पर देखेंगे कि बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा का क्षेत्र भी है और धार्मिक स्थल केंद्र भी है, ठीक है। कह रहा है कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक क्या है। ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बाकी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे यानी टिन के मेल से बनती है। कांसा कैसे बनता है, तांबा और टिन के मेल से। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है या घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोल काल में कांस की मूर्तियां जो है लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लुप्त मोम तकनीक क्या है। लुप्त मोम तकनीक क्या है, लुप्त मोम तकनीक इसमें देखो। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है,
क्या किया जाता है, पहले मोम की एक मान लो प्रतिमा बना दी गई, ठीक है। उसमें क्या किया, इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मोम की एक पहले मूर्ति बनाई, उसमें फिर चिकनी मिट्टी यानी गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। जब वो पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म कर दिया जाता था, और जब गर्म किया गया, चूंकि उसमें बाहर मिट्टी है, तो उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छिद्र बना दिया। पहले उस मोम की मूर्ति बनाई, मिट्टी से उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया, फिर उस मूर्ति को गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद जब मिट्टी पक गई तो वो एक स्ट्रक्चर बन गया ना। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या हुआ कि उसमें एक छेद बना दिया गया, उस मिट्टी में छेद बनाया गया, तो उसके अंदर जितना पिघला मोम था वो पिघल गया, गर्म होने के मारे पिघल करके वो बाहर निकल गया। तो अब केवल स्ट्रक्चर बचता है मिट्टी का। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती है। फिर जो छेद था जिसके माध्यम से हमने मोम बाहर निकाला, उसी में जिस धातु की मूर्ति बनानी, उस धातु को पिघला करके भर दिया जाता था। जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। समझ गए? यानी पहले मिट्टी की मूर्ति बनाई, मोम की मूर्ति बनाई, उसको अच्छे से बना लिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया। उसके बाद उसको गर्म किया ताकि मिट्टी पक गई, स्ट्रक्चर बन गया। पकने के बाद एक छोटा सा छेद करके अंदर के मोम को पिघला करके निकाल दिया। अंदर पूरा खाली हो गया, बाहर मिट्टी का आवरण बना हुआ है। अब उसी छेद से जिससे मोम निकाली थी, उससे उसके अंदर जिस धातु की मूर्ति बनानी, उस धातु को उसको पिघला करके गर्म करके डाल दिया जाता था। और कुछ देर बाद जब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता था तो उसका जो मिट्टी का आवरण था उसको धीरे धीरे तोड़ करके हटा दिया जाता था, और जो मूर्ति बनती थी वो मूर्ति निकाल ली जाती थी। अब उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था। ठीक है, आगे आते हैं। छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका यानी बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी। कहाँ पर होती थी? जो नगर बसे थे, जिन्हें जो बड़े बड़े गांवों से बसे थे, उनमें क्या हुआ, एक मंडपिका होती थी। मंडपिका क्या है? जिसे हम लोग बाद में मंडी कहने लग गए, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। मंडी में क्या होता है, अपने जो किसान फसल उगा रहा है वहां पर आकर बेच रहा है, ये होता है ना। आज भी कहते हैं जा रहे हैं मंडी सामान लेने, कहते हैं। उसमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकान एवं बाजार थे, जिन्हें हट कहते हैं, बाद में जिन्हें हाट कहने लगे। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताली बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कहाँ पर? उसी मंडी में, उसी हाट में। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। आज भी हम देखते हैं ना, कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो उसी मार्केट में अपना घर बना लेते हैं, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आपके भी गली मोहल्ले में आते हैं ना सब्जी वाले या बहुत से व्यापारी, जो कोई कपड़ा बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई बर्तन बेचने वाला आता है। तो पहले भी ऐसा ही हुआ। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि भैया मंडी थी, हाट था, बाजार था। ठीक है, ये देखो इसकी फोटो भी एक बनाई गई है काल्पनिक, ये दिख रहा है बाजार। आमतौर पर कोई सामंत क्या है, हमने इसको अच्छे से बताया था कि पहले जो सैन्य सरदार हुआ करते थे, सैन्य सरदारों को क्या होता था, ये राजा लोग क्या करते थे, वेतन की जगह भूमि दे देते थे और कहते थे कि इस भूमि से अपना पैसा निकाल लो, टैक्स वसूल कर लो, राजस्व निकाल लो। अब यही सैन्य सरदार आगे चलकर के सामंत बन गए, और बहुत से सामंत आगे चलकर क्या, उन्होंने अपने खुद का राज्य स्थापित कर लिया। आमतौर पर कोई सामंत यानी परिवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंद कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर टैक्स लगाने इन्होंने शुरू कर दिया। और कभी कभी इन टैक्सों का, जो टैक्सेस हैं, इन करों का संग्रहण यानी कलेक्शन का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। क्या करते थे जमींदार? जो जमींदार थे, सामंत थे, यानी जो बाद में जमींदार हो गए, इन नगरों के आसपास इन्होंने महल बना लिए, अपने घर बना लिए। अब ये क्या करते थे, जो वहां पर व्यापारी आता था उनसे टैक्स वसूल करते थे। टैक्स वसूल कलेक्शन कैसे होता था, उसका अधिकार उन्होंने स्थानीय मंदिर जो होते थे
उनको दे दिया कि आप इनका टैक्स कलेक्शन कीजिए। टैक्स कलेक्शन के लिए जो वहाँ के वो मंदिरों को दिया जो वहाँ के धनाढ्य व्यापारी यानी बहुत पैसे वाले व्यापारी जो होते थे, या वो स्वयं जो जमींदार थे उन्होंने मंदिर बनाया था। ये धनाढ्य व्यापारियों द्वारा जो मंदिर बनाया गया था उनको टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया। ठीक, और ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। यह बताया गया है, एक अभिलेख पहले का है जिसमें बताया गया किस प्रकार से और किन किन चीज़ों पर टैक्स वसूल किया जाता था। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारा यानी पशुओं का चारा और अनाज के बोरों पर भी टैक्स लगाया जाता था। इनमें से कुछ टैक्स तो वस्तु के रूप में लिया जाता था और कुछ नगद के रूप में लिया जाता था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, जो कि अध्याय 7 में, चैप्टर 7 में हम देखेंगे। वो जो बंजारे थे वो भी शामिल थे। आज भी बंजारे तो आप जानते ही होंगे, बंजारे जो कि एक जगह स्थायी निवास नहीं बनाते। आज यहाँ पर है, कल यहाँ पर है, परसों यहाँ पर है, यानी चलते रहते हैं। ठीक, एक जगह कभी भी उनका स्थायी निवास नहीं होता। तो ये भी व्यापार का कार्य करते थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वो मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्या करते थे, अपना एक संघ बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसमें एक मुखिया होता था, लीडर होता था। वो ही अब कोई योद्धा है, कोई शासक है, वो घोड़ा खरीदना चाहता है तो वही जो मुखिया है, जो लीडर है, जो हेड है, वही उन योद्धाओं से बात करेगा, उनको डील करेगा। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। काफिला तो आपको पता ही होगा, है ना, विधायक जी का काफिला, सांसद जी का काफिला, मंत्री जी का काफिला, इनसे तो आप त्रस्त भी हो आजकल, है ना। और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। अब ये पूछ लिया जाएगा कि गिल्ड क्या होता है भाई, बताओ। तो इसको देख लेना, गिल्ड यानी कि व्यापार संघ। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परिवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ देखे गए हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है मणिग्रामम है। कौन सा है, मणिग्रामम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मणिग्रामम और नानादेशी पूछ लिया जाता है कि नानादेशी और मणिग्रामम क्या है। ये 8वीं शताब्दी और परिवर्ती काल में एक ये संघ है। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक, ये इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे भी समुदाय थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। आज भी जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनको बड़ा व्यापारी माना जाता है हम अपने देश में। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी क्या है, लाल सागर क्या है, आप इनको जरूर देखो मैप में। हम जब सऊदी अरब देखते हैं तो इसके आसपास सागर हैं। आप देखना अभी होर्मुज की लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो आप एक बार ये मैप में ज़रूर देखें कि लाल सागर क्या है। ये आपका होमवर्क है कि लाल सागर और फारस की खाड़ी मैप में ज़रूर देखें। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि सऊदी अरब के पास है, और इसको देखें कि कहाँ पर कौन सा है। ठीक, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से ये व्यापार भी करते थे। वे इन पत्तनों में यानी बंदरगाहों में कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या करते थे, कपड़े और मसाले। कौन, यही हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा और ये जितने भी व्यापारी भारत में थे। और बदले में क्या करते थे, अब अफ्रीका से सोना और हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया से और चाइना से ये मसाले ले आते थे, टिन ले आते थे, मिट्टी के नीले बर्तन लाते थे और चांदी लाते थे। समझ में आया। भारत को बाहर जब जाते थे तो ये वहाँ पर मसाले, कपड़े, ये सारी चीज़ें बेचते थे जो भारत में होते थे। और जब वहाँ पर मसाले दिया और जो भी भारत में चीज़ें हुई उनको दिया, उसके बाद वहाँ से क्या लाए, वहाँ से ये सोना, चांदी, टिन, ये सारी चीज़ें लाते थे। तभी तो भारत सोने की चिड़िया हो गया था, क्योंकि भारत में भर भर के सोना आता था। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट यानी कि भारत के वेस्ट में ये जो नगर हैं, जैसे आज मुंबई देखते हो, वहाँ पर कितने बड़े बड़े उद्योगपति बस गए।
है ना। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। इतालवी व्यापारी मतलब इटली के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा खरीदे जाते थे। जो लाल सागर के बंदरगाह हैं उसमें जो बेचे जाने वाले भारतीय कपड़े हैं उनको इटली के व्यापारी खरीदते थे और वहाँ से वे उनको आगे यूरोप के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी मार्केट में ले जाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। ठीक, अब ये आप ये चीज़ अच्छे से पकड़ लेना। यही आगे चल कर के जो भारत में अंग्रेज़ आए उसका एक कारण भी बनता है। क्यों? क्योंकि भारत से बहुत सारा सामान ले जाते थे। जब वो सामान पहुंचना बंद हो गया, इन लोग की आपस की खटपट हो गई वहाँ के आसपास की कंट्रीज से, तब इन्होंने भारत की खोज करना शुरू किया था कि भाई भारत की खोज, भारत खोया नहीं था। एक्चुअली इन्होंने भारत के लिए एक नया रास्ता खोजने की कवायद शुरू करी थी। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इटली के व्यापारी भारत के व्यापारियों से ये बिचौलिया के काम करते थे। भारत के व्यापारियों से माल लिया, बाकी के यूरोप के कंट्रीज में जाके इन्होंने बेचा और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ ये यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। ये उष्णकटिबंधीय यानी कि जलवायु यानी कि जो हमारे यहाँ की जलवायु है वहाँ पर काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ ये आराम से होते थे। और ये सभी इन सभी का जो यूरोप में जो ठंडे देश हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। ज़रूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि ये जो मांस था उसको संरक्षित करने के लिए ये इन मसालों का उपयोग करते थे ताकि वो मांस खराब ना हो। आज भी हम देखते हैं हमारे घरों में क्या होता है, जब अचार रखा जाता है, आम का अचार हो या किसी और का, तो उसमें हमारे मम्मी लोग, दादी लोग क्या करती हैं, इन मसालों को उसमें अच्छे से लपेटती हैं और इन मसालों में इसको रखती है ताकि वो अचार सालों साल तक आराम से चलता है। तो ये मसाले बहुत ज़रूरी होते थे। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे ये। और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना था, बहुत आकर्षित करता था किसको? इन विदेशियों को। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे। काबुल के बारे में कहता है कि काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीति और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़ी हैं। रेशम मार्ग हमने कक्षा 6 में पढ़ाया हुआ था। रेशम मार्ग यानी कि जहाँ से जो रूट था जहाँ से रेशम के व्यापारी जाया करते थे उसको रेशम मार्ग कहा गया था। साथ ही घोड़ों के व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरे यानी कि डायमंड के एक सौदागर यानी व्यापारी जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर के अनुमान लगाया गया था। कह रहा कि जो हीरे यानी डायमंड का एक सौदागर था जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर, उसने एक अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार हर साल 30,000 रुपयों का होता था। और उस समय भाई 30,000 रुपये सालाना बहुत बड़ी रकम होती थी, जो उन दिनों एक बहुत भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में इसको बेचा जाता था। इसके अलावा गुलाम यानी जो दास होते थे, स्लेव, इनको भी बिक्री के लिए कहाँ से? काबुल से लाया जाता था। ठीक, तो काबुल से भी ठीक ठाक व्यापार होता था और काबुल से भी बहुत सी चीज़ें हमको मिला करती थी। नगरों में शिल्प का हाल क्या था? बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम करने के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। बीदर कहाँ है हम आपको मैप में दिखाते हैं ताकि आप परेशान ना हो। बिल्कुल हमें मैप में एक एक चीज़ों को देख करके ही आगे बढ़ना है। हमने जब ये दिखाया था ये मैप, तो ये देखो, ये बीजापुर के पास हमने दिखाया, ये गोलकुंडा और बीजापुर के ऊपर ये बीदर दिख रहा है, ये वाला, ये बीदर इसी की बात कर रहा है। तो इसी के शिल्पकारियों की बात कर रहा है कि यहाँ पर शिल्पकारी जो थे, यहाँ पर जो शिल्प था इस जगह की वजह से इसको कहा, इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई आते थे। पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय में किनको रखा गया? सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों,
तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कौन अदा करता था? ये विश्वकर्मा समुदाय के लोग। ठीक, इसी प्रकार जो ये सालियार हैं या कैकोलार हैं जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए। कौन? सालियार और कैकोलार, ये भी अच्छे खासे समृद्धशाली समुदाय बन गए और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। भारी दान दक्षिणा कैसे दिया? क्योंकि वो अच्छे खासे समृद्धशाली लोग बन गए। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना, ये भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया, एक इंडिपेंडेंट ये भी काम बन गया, बिजनेस बन गया, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा, इसके लिए भाई बड़ा स्किल चाहिए होता है। ठीक, अब ये देख रहे हो कितना बढ़िया बना। ये क्या जानते हो? ये पीतल का है और इसमें मोमबत्ती दान इसको कहा गया है। इस पर देखो काला काला ये है ना, कितना बढ़िया डिजाइन है, काला आवरण है, तो कितना बढ़िया शिल्प था उस समय। ये शॉल का बॉर्डर देखो कितना बढ़िया ठप्पा मार मार कर ये बनाया हुआ है। तो इन लोगों ने बहुत स्किल, बहुत ही कुशलता हासिल कर ली थी व्यापार में, अपने स्किल में, शिल्प में। शहरों के बदलते हुए भाग्य, कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद यानी जो गुजरात में है जैसे कुछ बड़े नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। आज भी अहमदाबाद को हम देखते हैं तो बहुत बड़ा व्यापारिक नगर ही है। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। तंजावुर जो था, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे कि मंदिर नगर भी था, और वो धीरे धीरे समय के साथ साथ पिछड़ता चला गया। इस काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने लगा। मुर्शिदाबाद, अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए हैं तो ये सारे नाम आपने बहुत सुने भी होंगे। तो जो मुर्शिदाबाद था, इसमें क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र बनने लग गया। 1704 में 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया। कौन? मुर्शिदाबाद। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि वहां के बुनकर जो थे इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। क्या हुआ कि यहाँ जो देसी चीज़ें बनती थी, अब मान लो कि वो 100 रुपये की हैं, ठीक है, मैं आज की बता दूँ 100 रुपये की हैं, जो बाहर से आए, इंग्लैंड से बनकर आए, उन्होंने कहा कि यार ये मेरे 30 रुपये में ही ले लो। तो भाई हम लोग भी होंगे तो 30 रुपये वाली चीज़ लेंगे ना, 100 रुपये वाली क्यों लेंगे? 70 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। आज भी आप देखते हो कि बहुत सी चीज़ें जो चाइना से प्रोडक्ट आते हैं वो सस्ते होते हैं, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट कभी कभी महंगे होते हैं। तो हम सबके घरों में क्या है, चाइना के प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे ही पहले हुआ, तो ऐसे ही हमारी भारत की चीज़ें धीरे धीरे पिछड़ती चली गई। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, ये शहरों के नाम हैं। इनको एक नज़दीक से देखते हैं, नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी नगर, इसको भी चलो आओ हम आपको मैप में दिखाते हैं हम्पी नगर कहाँ है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, ताकि हवा में मत रहो और इसको आपको अच्छे से दिमाग में इसे चढ़ जाए। ये दिख रहा है हम्पी, ये हम्पी दिख रहा है ना, इसी हम्पी की हम बात कर रहे हैं इस आगे चल कर के, कि जो हम्पी नगर है बहुत सुंदर नगर था एक ज़माने में, और यहाँ पर बहुत सारे केंद्र भी स्थापित थे हम्पी में। कह रहा है कि ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के घाटी में स्थित था। ये नगर 1336 में, हम्पी जो है 1336 में, उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था उसका केंद्र स्थल भी था। हम्पी के शानदार खंडहर से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। क्योंकि भाई ये हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही पीक पर था। विजयनगर साम्राज्य जो कि हल्का पुल्का साम्राज्य नहीं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य भी एक ज़माने में टॉप का साम्राज्य था। साम्राज्य का मतलब ही है कि भाई वो अपने पीक पर था। तो हम्पी में बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियाँ होती थी, वहाँ पर बहुत किलेबंदी की गई जो कि उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे आज हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं ना ईंटों के बीच में, तो कह रहा है कि जो किले बने थे उसमें कहीं भी गारे वारे, चूना, गारा ये सब कुछ नहीं लगा था। शिलाखंडों को आपस में फंसा करके गूंथा गया था। ऐसे ईंटें बनाए गए थे कि वो आपस में फंस जाएं, और इतने मजबूत थे कि सालों साल वो टिके रहे। ये देख रहे हो हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। ये हम्पी के अहाते, ये देख रहे हो कितना शानदार ईंटों से फंसा हुआ है। ये है बुर्ज। तो आज भी आप हो सके तो कभी जाना घूमने और देखना ये सारी चीज़ें। जब भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाओ
तो उसमें देखा करो कैसे बना है, क्या क्या है उसका। हो सके तो ना वहाँ पर जो गाइडर होते हैं उनको देखो और उनका साथ लो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सारी अच्छी बताते हैं। हालांकि बहुत से गाइडर गलत भी बताते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में फॉरेनर्स को बता रहा था कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, चूँकि ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी और इसलिए इसको ब्राह्मणों ने जला दिया था, क्योंकि वो हेट करते थे, घृणा करते थे। भाई ऐसा झूठा नैरेटिव जो भी सेट करे, प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ के भी जाना, ताकि वो कोई झूठ बोले तो इस चीज़ के बारे में आप अवेयर रहो कि वो झूठ तो आपको नहीं बता रहा है। थोड़ा सा पढ़ के जाना। बाकी वहाँ के गाइडर बहुत से अच्छे होते हैं जो चीज़ें सही बताते हैं, तो आप एक बार देखना ज़रूर। हम्पी का जो वास्तुकला है विशिष्ट प्रकार की थी, बहुत स्पेशल थी, बहुत खास थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब हमने बताया है, और गुम्बद। मेहराब बताया था ना, क्या है मेहराब? ये ऐसे करके जो दरवाजे बनते हैं, मान लो ये ऐसे है ना। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले आप जानते हो? आले आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हम पुराने जो अभी जो गांवों से जुड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा दीवार पर ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट बने होते थे, जिनमें दीपक रखे जाते थे, दिए रखे जाते थे, उनको आले कहते हैं। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिन्हें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं से 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान था। यानी कह रहा 15वीं से 16वीं शताब्दी में हम्पी में बहुत सी वाणिज्यिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां चलती थी। यानी 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो हम्पी शहर था अपने पीक पर था। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागर यानी मुस्लिम व्यापारी, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जो एजेंट होते थे उनका जमघट, यानी वो ढेर सारे लोग आते थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। कौन? देवदासियां। किनके समक्ष? प्रजा के समक्ष, देवी देवताओं की मूर्ति के समक्ष, और जो राजा लोग होते थे उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करती थी। महानवमी जो पर्व आता था, महानवमी का आज भी जो हम पर्व मनाते हैं, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अंतित बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों यानी मेहमानों का स्वागत सत्कार किया करते थे और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने यानी उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। जो राजा था वहीं पर बैठता था और जो नृत्य होता था, संगीत होता था, मल्ल युद्ध होता था, उसको भी देखा करता था। और उस समय के जो नृत्य संगीत होते थे आज के ज़माने के जैसे नहीं थे कि आज जो होते हैं कि नृत्य का कि उसको इतने अश्लील हो जाते हैं कि कभी कभी खुद को देखना एकदम शर्मसार होना हो जाता है कि भाई यार क्या देख रहे हैं, मतलब भगवान का कार्यक्रम है, हमारे ईश्वर के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें इतनी अश्लीलता। तो भाई उसमें इतनी अश्लीलता नहीं थी, अच्छे शास्त्रीय संगीत हुआ करते थे, उसमें वो लोग नृत्य किया करते थे और नृत्य भी अच्छे पोशाक में किया करते थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे जीप से ऐसे लगा करके और दे दनादन नोट लुटा रहे हो, ये सब कुछ नहीं भाई। पूरा तरीके आप शालीन होकर के वहाँ बैठोगे और उस नृत्य का आनंद उठाओगे। 1565 में 1565 में दक्कनी सुल्तानों जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये दक्कन के सुल्तान थे। इन शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय हो गई। इसके बाद हम्पी का विनाश होना शुरू हो गया। अब जब विजयनगर ही साम्राज्य का ही पतन हो गया तो उसका जो शहर था, नगर था, पीक पर था हम्पी, वो भी धीरे धीरे विनाश की ओर जाने लग गया। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल के कैम्बे यानी जो आज का खंबात है, कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। आज भी हम देखते हैं कि जो सूरत शहर है वो व्यापार का एक मुख्य नगर है, मुख्य केंद्र है, जहाँ पर बहुत से मजदूर, बहुत से बेचारे दूसरे स्टेट से लोग आते हैं और जहाँ पर अपने रोजगार को खोजते हैं। गुजरात है, गुजरात में अहमदाबाद है, सूरत है, ये आज भी हम देखते हैं कि बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाने जाते हैं। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार कर, ओरमुज यानी कि जो होरमुज की जंग आज चल रही है ना उसकी बात कर रहा है।
वहाँ से होकर के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं रवाना होते थे। सूरत जो था उसको क्या कहते थे कि यहीं से लोग जाते थे ना मक्का हज यात्रा करने, तो कहा जाता था कि ये जो सूरत है मक्का का प्रस्थान द्वार है, यानी एक तरीके से गेट है मक्का जाने के लिए। सूरत एक सर्वदेशी नगर था। सर्वदेशी यानी कि किसी भी देश में जाना है सूरत से आप जा सकते हो, जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। सर्वदेशी था। और सूरत ऐसा था कि आपको व्यापार करना है, हज यात्रा करनी है, सूरत से आप इजीली जा सकते हो। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने एवं माल गोदाम बन गए थे। आगे जब हम पढ़ेंगे ना अंग्रेज़ों को, तो उसमें देखेंगे कि पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज़ हो, इन्होंने अपने कारखाने एवं माल गोदाम भी सूरत में ही बनाए। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा था, किसने? ओविंगटन ने, कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। कह रहा कि इतना व्यस्त था ये सूरत बंदरगाह कि किसी भी टाइम आप देखो, और मतलब कई देशों के कई 100 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े ही रहते थे। समझ में आ गई बात? इतना व्यस्त था। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें भी थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत पर ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा को थोक पर, फुटकर पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। आज भी सूरत जो है कपड़ों के लिए बहुत जाना जाता है। आज भी हम देखते हैं सूरत में कई कपड़े की फैक्ट्रियां भी हैं, और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह भी बनाए थे। देखो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करो कि जो व्यापारी वर्ग है ना, उनको सुविधाएं देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो कोई विदेशी आ रहा है या कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसको ये लगेगा ना कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, तो कभी वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए देखना कि जो पिछड़े देश होते हैं अधिकतर वो पिछड़े ही रहते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करो ताकि विदेशी आए, वहाँ पर विश्राम कर सके, अपना इन्वेस्ट करने के लिए सोच सके। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल भी थे। कहाँ? सूरत में। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियां क्या थी? हुंडी यानी कि एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि का प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि हुंडी मान लो कि ये कागज है, आपको पैसे लेकर नहीं जाना है, हमसे आपने व्यापार किया, हमने इस हुंडी में लिख दिया कि रकम, ठीक है, हमारे पास आपने रकम जमा कराई, हमने इसमें रकम जमा कर दी कि आपने 50,000 रुपये मेरे पास जमा करिए। अब ये हुंडी को लेकर के जाओ दूसरे व्यापारी के पास, और इस हुंडी को देकर के आप सामान खरीद सकते हो, अपना काम कर सकते हो, या अपना पैसा वसूल कर सकते हो। जो हमको 50,000 रुपये दिए, आप हमसे 50,000 रुपये लेके जाओगे, खतरा है कि रास्ते में लूट ना जाओ, आप ये हुंडी ले जाओ। एक तरीके के चेक का काम करती थी, और आगे जाकर के कहीं भी इस हुंडी से पैसे आप प्राप्त कर सकते थे। ठीक, दूर दूर तक मिस्र यानी कि इजिप्ट में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में इस हुंडी की मान्यता भी थी। यानी कि अगर यहाँ से हम भारत से जा रहे हैं कहाँ? बेल्जियम, तो वहाँ से इस हुंडी का जो भी पैसा है वहाँ पर बेल्जियम में जाकर के वहाँ अपना पैसा निकाल सकते हैं हुंडी के माध्यम से। तो हुंडी की इतनी मान्यता थी। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, डाउनफॉल आ गया सूरत का भी। इसके कारण भी कई रीजंस थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि हुई। जब मुगल साम्राज्य पतन होने लगा, उसका मुगल साम्राज्य खत्म होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो क्या हुआ? बाजार भी धीरे धीरे खत्म होने लग गए। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लिया। पुर्तगाली आ गए थे, तो उन्होंने धीरे धीरे सारे वाटर रूट्स पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी अच्छे से। और जो बम्बई है, आज का जो मुंबई है, इससे कंपटीशन होने लग गया था, प्रतिस्पर्धा। जहां 1668 में
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ पर मुख्यालय बना दिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र भी है, व्यापार का केंद्र है ना सूरत। जोखिम भरा दौर था, जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। अब मसूलीपट्टनम कहाँ है ये हम आपको दिखाते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मैप तुरंत दिखाते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ये देखो, इसमें है मसूलीपट्टनम ये, अरे भाई बस कर, बस हाँ ठीक है। इसमें दिखाते हैं मसूलीपट्टनम कहाँ है। आप अगर नीचे देखोगे इसको, ये गोलकुंडा के बगल में ये मसूलीपट्टनम दिख रहा है, ये वाला, ये ही है मसूलीपट्टनम, ठीक। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर में। कह रहा है कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। किस पर स्थित था? कृष्णा नदी के डेल्टा पर। 17वीं शताब्दी में ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का भी केंद्र था। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, यहाँ पर कई व्यापारिक गतिविधियां होने लग गई थी। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों के ईस्ट इंडिया कंपनियों ने, आगे चलकर जो अंग्रेजी कंपनियां आई भारत में, जो विदेशी है, हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर कंट्रोल प्राप्त करने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि तब तक वो आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का तट, आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन यानी बंदरगाह बन गया था। कौन बन गया था? मसूलीपट्टनम बन गया था भाई। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी जाएगा कि मसूलीपट्टनम का किला किसने बनवाया था? हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। गुमास्ते कौन? गुमास्ता यानी कि यूरोपीय जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसका व्यापारिक गतिविधियों का जो प्रभारी अधिकारी होता था उसको गुमास्ते कहा गया। वो थे विलियम मेथवर्ल्ड। उन्होंने 1620 में मसूलीपट्टनम के बारे में कहा है, ये गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है यानी बंदरगाह है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। ये एक छोटा नगर है पर घना, बसा बहुत घना है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ, ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, इसलिए यह उनके लिए निवास का व्यवस्था करता है। कह रहा है कि जो मसूलीपट्टनम है तो ये गोलकुंडा का बहुत इंपॉर्टेंट जो पत्तन यानी बंदरगाह, लेकिन ये इतना खास नहीं, यहाँ पर कुछ था नहीं। ये खारा पानी है, यहाँ के लोग जो है बहुत घने बसे हुए हैं, छोटा सा नगर है, चार दीवारी भी नहीं है, बहुत गरीब मछुआरा नगर था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि हम हॉलैंड वाले और हम लोग आकर के ये सब बस गए भाई, क्योंकि व्यापार करना था। आगे कह रहा है गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने, जिससे कि वहां पर व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। इसलिए क्या किया इन्होंने? एकाधिकार लागू किया, शाही एकाधिकार। किसने? गोलकुंडा के जो कुतुबशाही थे। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को धनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। किसने बना दिया? जो वहाँ के कुलीन वर्ग थे, फारस के जो पर्शियन जो व्यापारी थे, तेलुगु कोमटी चेट्टियार थे व्यापारी थे, यूरोप के व्यापारी थे। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया, क्योंकि यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होने लग गया था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने क्या किया, जो कि स्वयं एक व्यापारी था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना यानी कि लड़वाना शुरू कर दिया था। किसने? मीर जुमला ने। 1686 से 87 यानी कि 1686 से 87 तक मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसको मिला लिया था? गोलकुंडा। किसने? औरंगजेब ने।
अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई थी। क्यों आ गई थी भैया? अभी तक वो व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन अब यही गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में चला गया, सारी पॉलिसीज बदल गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो यूरोपीय कंपनियों ने क्या सोचा कि अब भाई यहाँ बात बन नहीं रही, कहीं और चलते हैं। कंपनी की नई पॉलिसी के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन यानी बंदरगाह भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस हुई कि कंपनी के नए केंद्र के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। मतलब कह रहा है कि अब इतना ही अब ये बहुत हो गया कि केवल व्यापार करे, नहीं भाई। अब क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियां जो व्यापार कर रही थी, अब वो केवल व्यापार ही ना करें, पॉलिटिक्स भी देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखिए और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें, यानी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो वहाँ की गतिविधियों में। क्यों? क्योंकि ऐसे ही भाई कब तक बोरिया बिस्तर उठा के भागते रहोगे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई यानी कि मुंबई, कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता और मद्रास जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं वहाँ चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा। अब भाई जब गोलकुंडा में हो गया मुगलों का शासन, अब ये व्यापारी भाग गए। कहाँ भागे? कोई चेन्नई भाग गया, कोई बम्बई भाग गया, कोई कलकत्ता भाग गया, है ना। तो ऐसे करके जब ये भागना इन्होंने शुरू कर दिया तो क्या हुआ, जब सारे व्यापारी भाग गए तो मसूलीपट्टनम में व्यापारिक गतिविधियां कम होती चली गई। तो मसूलीपट्टनम का धीरे धीरे अपना अस्तित्व भी खोना इतना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधा पतन हो गया और वह आज वो एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। आज वो देखो तो मसूलीपट्टनम इतना पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे अब चीज़ें ही बदल गई, व्यापार रही नहीं गया, चीज़ें रही नहीं गई, तो समृद्धि भी उसकी खो गई। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। कब लगे हुए थे? 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो यूरोप के देश थे, अभी हम देखेंगे ना कि जो इंग्लैंड वाले आए यानी ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगाल के लोग आए, पुर्तगीज़ आए, या हॉलैंड वाले आए, डच आए, तो ये क्या कर रहे थे? मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे कि कहाँ से अच्छे मसाले मिलते हैं, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज़ों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में यानी ईस्ट में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनानी शुरू कर दी। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। यानी जब यूरोपी आ रहे थे भारत में तो क्या हुआ, जब भारत में आ रहे थे तो भारत के जो बड़े व्यापारी हैं जैसे वीर जी वोरा, अब इनको लगता था कि ये लोग आ गए तो हमारा व्यापार खत्म। और जैसे ये जो थे मुल्ला अब्दुल गफूर, तो इन्होंने क्या किया, इन यूरोप वालों से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक लड़ोगे भाई? किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना कंट्रोल जमा लिया। कंट्रोल स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया, इन्होंने नेवी का प्रयोग करना शुरू कर दिया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय व्यापारियों क्या किया कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे, बहुत हो गया भाई। क्यों काम नहीं करोगे तो तुम्हारा माल ही विदेश नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि भैया सी रूट में, वाटर रूट में हमारा कंट्रोल है, यहां से जाओगे कैसे? आज भी कह रहे हैं ना होर्मुज में क्या हो रहा है, अमेरिका कह रहा है हमारा कंट्रोल है, ईरान कह रहा है हमारा कंट्रोल है, तो बाकी देश सोच रहे हैं कि भाई जाएंगे कैसे, मनाएं किसको। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो हमारी परमिशन लेनी होगी, ईरान कह रहा है कि यहाँ से निकलना है तो हमारी परमिशन लेनी होगी, अगर परमिशन नहीं लोगे तो हम आपका जहाज ही ध्वस्त कर देंगे। तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे कि अगर हमारी परमिशन नहीं ली तो हम आपका व्यापार नहीं करने देंगे, इसलिए आप हमारे एजेंट बन के काम करो, हम आपको पैसे देंगे। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोग ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई इनका धंधा अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि वस्त्रों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। इससे इन शिल्पों का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिज़ाइन अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा परिष्कृत होने लग गए, यानी कि और अच्छे होने लग गए, बेहतर होने लग गए। लेकिन इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लग गई। जो शिल्पकार थे, शिल्पी जन थे, पेशगी की प्रणाली पर काम करने लग गए।
पेशगी की प्रणाली मतलब जिसका अर्थ ये था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, यानी आज के रूप में जैसे एडवांस बोल सकते हो, उन्हीं के लिए कपड़ा बुनना होता था। क्या हुआ कि पहले ये लोग स्वतंत्र रूप में कार्य करते थे, अब इन लोगों ने क्या किया कि यूरोपीय कंपनी इनको एडवांस देने लगे कि आप हमसे एडवांस लो और मेरे लिए काम करो। अब भैया जिससे एडवांस लिया है काम तो उसी के लिए कर सकते हो ना। तो क्या हुआ कि अभी इसको कहा गया पेशगी की प्रणाली, पेशगी। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा, जो भी कंपनी के एजेंट जो भी अब डिजाइन बताते थे उन्हीं के अनुसार उनको कपड़े बनाने पड़ते थे। अब ये जो शिल्पी थे जो कपड़ा बनाते थे, अब वो अपने आधार से कपड़े नहीं बना सकते थे। अब वो कोई अंग्रेज कह रहा है कि मुझे एक काम करो, मुझे हाफ पैंट बना कर दो बढ़िया सा, तो वो क्या करते थे बेचारे, हाफ पैंट बनाने में लग जाते थे। वो कहते लाल कलर का चाहिए तो लाल कलर में लग गए, उनका खुद का कुछ नहीं रह गया। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय होना शुरू हो गया था, जो आज प्रमुख महानगर भी हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आने लग गए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। कह रहा है कि अब धीरे धीरे कलकत्ता, मद्रास और बंबई का उदय होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गईं, शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आने शुरू हो गए। जब बुनकर जैसे कारीगर तथा जो व्यापारी हैं, सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित हो गए तो ये ब्लैक टाउन्स में बदल गए, ब्लैक टाउन्स कहा जाने लगा। ब्लैक क्या कहा जाने लगा? ब्लैक टाउन माने ब्लैक यानी कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनवाए। समझ में आ गया ना? 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। कह रहा है जो ब्लैक टाउन्स हैं, ठीक, उसमें किनको? भारतीय सौदागर, ये जो बुनकर थे और कारीगर थे और जो भी सौदागर थे यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन लोगों को क्या किया गया? ब्लैक टाउन्स बना करके इन सबको उसमें रख दिया गया। ब्लैक टाउन्स यानी कि जो भी देसी व्यापारी थे, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग भैया ब्लैक है, वो अंग्रेज कहते थे ये लोग ब्लैक है यानी काले हैं, इंडियन जो है काले हैं। तो ये भारत के जो भी व्यापारी उनको उसमें रखा गया, कहा गया ये ब्लैक टाउन्स हैं। और खुद जो थे अंग्रेज जो थे वो कहाँ चले गए? मद्रास चले गए, लेकिन आज के चेन्नई, उसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठियाँ बनवाई और उसमें रहने लग गए। फिर 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की क्या कहानी रही, उसको हम पढ़ेंगे अगले वर्ष, बता रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, ये व्यापार को दिखा रहा है। व्यापार को एक तरफ देखो, ये भारतीय व्यापारी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, और लेकिन इनमें बीच बीच में ये देखो अंग्रेज और बड़े बड़े जो सौदागर है वो भी दिख रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कोठियाँ दिख रही हैं। हमारा खा के हम ही को इन्होंने बजा दिया अच्छा खासा। अब कह रहे हैं कि वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात सुन लेते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। समुद्री मार्ग खोजने के, ऐसा नहीं था कि इसके पहले मार्ग थे, नहीं, मार्ग थे, लेकिन अब इन लोग को जरूरत थी क्योंकि इन लोग के रास्ते बंद कर दिए गए थे। जब व्यापार भारत से माल जाता था जिन रास्तों से, उन जो इटली के व्यापारी थे, बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे यानी दलाल थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। तो कह रहे थे अब कुछ तो करना पड़ेगा भाई, रोजी रोटी का काम है। तो इन्होंने क्या किया कि भैया अब रास्ता खोजो। दूसरा, उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। ये आप देखोगे कि ये एशिया है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, इसके ऊपर यूरोप है, इधर नीचे आप देखोगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, और ये पुर्तगाल यहाँ से निकले और ये अटलांटिक महासागर होते हुए यहाँ से कोई केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है नीचे इसके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, और यहाँ से होते हुए आगे चलते 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 ये भारत आ गए, इधर भारत आ गए। ठीक, कौन आया? वास्को डिगामा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 साल लग गया था। वो 1498 में 1498 में कालीकट पहुंचा था और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन फिर से वापस चला गया था। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने
उसके 4 में से 2 जहाज़ नष्ट हो गए थे, क्योंकि भाई उस समय बहुत टफ होती थी यात्राएं, इतना आसान नहीं होता था जैसे आज है। और 170 यात्री में से 54 यात्री ही जीवित बचे थे, बाकी बेचारे मर गए थे रास्ते में ही। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए, और उसके बाद तो अंग्रेज़, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया था, यानी वो भी यहीं से आना शुरू कर दिया था ऐसे ऐसे घूम के। क्योंकि इधर के जो रास्ते थे ना, यहाँ जो तुर्की है या यहाँ के जो इस्लामिक स्टेट है, इन्होंने इनको कहा था कि अब तुम मेरे इधर से नहीं निकलोगे, हम तुमको कुटाई कर देंगे। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज एक अन्य सुपरिणाम भी निकला, जिसकी किसी को आशा ही नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। जो कोलंबस थे वो क्या कहते थे कि कह रहे हैं कि चलो भाई, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये भूमध्य सागर है, और ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, हमें इधर भारत को खोजना है। तो चूंकि पृथ्वी तो गोल है, ये क्या सोचते थे, पृथ्वी गोल है इसलिए वो पश्चिम की ओर से भारत की यात्रा कर सकता है। तो यहाँ से निकला, कह रहा हम इधर से नहीं जाएंगे, कह रहा हम इधर पश्चिम की ओर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, एक दिशा में चलेंगे भारत तो खुद ही पा जाएंगे। तो वो वेस्ट की ओर निकला। 1492 में वेस्ट इंडीज़ तक पर पहुंच गया, अमेरिका के पास, जिसे हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो वहाँ पर जब ये पहुंचा तो उसने भी वहाँ पर भारत के जैसे लोग देखे, यानी भारत के लोग कहते थे ना भारत में काले लोग रहते हैं, वहाँ भी देखे कि सेम स्किन टोन है। तो इन्होंने क्या कहा कि यार यार हमें भारत मिल गया, भारत मिल गया, भारत मिल गया, लेकिन वो भारत नहीं था, इसलिए इसको कहा कि वेस्ट इंडीज़ है ना। और वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति यानी इसी भ्रम के कारण इन्होंने रख दिया। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे, और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में रख लिया। अब जब इन्होंने वेस्ट इंडीज़ खोज लिया तो उनके पीछे पीछे कई और लोग आते रहे, जो कि स्पेन के थे, पुर्तगाल के थे, बड़े बड़े नाविक और जगहों को जीतने वाले विजेता। और उन्होंने साउथ अमेरिका और अमेरिका के बहुत बड़े बड़े भागों को कब्जा किया, वहाँ से व्यापार किया, और अक्सर उन प्रदेशों में पहले जो बस्तियां बसी थी उनको नष्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 6, और हमने चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। अब इसके आएंगे एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करना, वो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया हुआ है, और उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई उसके सीधे सीधे क्वेश्चन आप एग्जाम में पाओगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कोई बात हो तो कमेंट कर देना, और मेरे भाई एक चीज़ और, चैनल में नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने यार दोस्तों से भी करवा देना। ये रिक्वेस्ट मेरे सभी भाइयों से, मेरी सभी बहनों से, मेरे सभी दोस्तों से है, जो कि आप सभी लोग देख रहे हो, ठीक है। अपने इस यूट्यूब को, अपने इस समय पर पीसीएस एकेडमी के परिवार को और बड़ा करो, जितना बड़ा होगा हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा जीएस की क्लासेस लाएंगे। अभी तो हिस्ट्री चल रही है, बाकी जीएस की क्लासेस जितनी पढ़ी हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, सारी क्लासेस आएंगी आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर, और यकीन मानना ऐसी क्लासेस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आपकी सफलता का जितना भी जिम्मेदारी है मैं लेता हूँ, आपको सफल ज़रूर कराऊंगा, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जिसके लिए आप पैसे पे करते हो, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जिसके लिए आप परेशान होते हो। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब मिल करके तैयारी करेंगे, मिल करके आगे बढ़ेंगे, और मिल करके किसी भी जंग को, किसी भी एग्ज़ाम को जीत करके आएंगे, क्रैक करके आएंगे। अगले वीडियो के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए समय पर पीसीएस एकेडमी। बाय बाय, टेक केयर।